अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट। कल जो हमने पढ़ा था अबाउट होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था। उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज जो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। आपको पता होगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस वो होता है जो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको स्टेबल करके रखता है, या हम ये बोल लें कि सेम करके रखता है। अब ये तो हो गया होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में जो चेंजिंग आती है, होम्योस्टेसिस पर कौन नज़र रख रहा है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि होम्योस्टेसिस तो इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, स्टेबल करके रखता है, बट होम्योस्टेसिस में जो चेंजिंग आती है उस पे नज़र ध्यानी कौन कर रहा है। होम्योस्टेसिस पे नज़र कौन रख रहा है जो होम्योस्टेसिस में चेंजिंग आती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस सर्वाइवेंस इज बेस्ड अपॉन नेसेसरी फिजियोलॉजिकली चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। अब जो होम्योस्टेसिस में चेंजिंग आती है, होम्योस्टेसिस में जो नज़र रख रहा है या होम्योस्टेसिस में जो भी चेंजिंग आती है वो कौन सा सिस्टम कर रहा है, वो कर रहा है हमारा फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में जो चेंजिंग आती हैं या हमारी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है बॉडी की, उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है, फीडबैक सिस्टम उस पर क्या करता है, उस पर वर्क करता है, उसको चेक करता है, फिर चेक करके उसको बैलेंस में करके रखता है, या हम ये बोल लें नॉर्मल सेट पॉइंट पे करके रखता है, नॉर्मल सेट रेंज में करके रखता है। ये काम होता है किसका, फीडबैक सिस्टम का। होम्योस्टेसिस हमने पढ़ा कि होम्योस्टेसिस स्टेबल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। अब जो होम्योस्टेसिस में चेंजिंग आती है, होम्योस्टेसिस पर नज़र कौन रख रहा है, वो कौन सा सिस्टम है, वो है हमारा फीडबैक सिस्टम। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि होम्योस्टेसिस पे जो नज़र रख रहा है वो है फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम काम किससे ले रहा है, फीडबैक सिस्टम भी तो किसी से काम लेगा ना, ऐसे ही तो नहीं ना वर्क करेगा। फीडबैक सिस्टम भी किसी से काम लेगा। वो कौन से कंपोनेंट है, वो हमारे आ जाते हैं रिसेप्टर। पहला है हमारा रिसेप्टर, दूसरा है हमारा कंट्रोल सेंटर जिसे हम ब्रेन कह लें, एंड तीसरा है हमारा इफेक्टर्स। अब रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो कनेक्टेड है न्यूरॉन से। रिसेप्टर कौन से हैं, आपको पता होगा। रिसेप्टर कहाँ होते हैं, रिसेप्टर हमारी स्किन में होते हैं, हमारे नोज़ में होते हैं, हमारी टंग में होते हैं, मतलब के डिफरेंट तरह के रिसेप्टर होते हैं। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है, मतलब कि ये फील होने का काम करते हैं। जैसे आप ये समझे कि किसी चीज़ को फील करना, किसी चीज़ को महसूस करना। अगर हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी चेंज आता है, या हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आता है, ये उसको महसूस करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, या आप ये बोल लें कि मैसेज पहुंचाते हैं किसको, ब्रेन को। ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, या हम ये कह लें ये मैसेज सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ऐसे ही नहीं एक्ट कर लेता। ब्रेन उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, जैसे हम स्टडी करते हैं ना, ब्रेन भी ऐसे ही उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, चेक करता है, फिर अपनी कमांड जारी करता है। फिर वो कमांड किससे जारी करता है, वो कमांड जारी करता है इफ़ेक्टर को। इफ़ेक्टर को कमांड जारी करता है, ताकि जो हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस आए हैं, या उसमें
जो भी तब्दीली हुई है ज़रा से भी अगर वो चेंज हुई है तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, मतलब कि वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 है। अगर उससे बढ़ जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अगर उससे बढ़ जाता है, पहले किसे पता चलता है, रिसेप्टर को पता चलता है। रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है या मैसेज पहुंचाता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, कमांड जारी करता है इफेक्टर को। फिर क्या होता है, अब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, ठीक है। अब रिसेप्टर ने क्या किया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज सेंड किया। फिर कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उसने मैसेज को चेक किया, उसने कमांड जारी की किसको, इफेक्टर को। फिर हमारी बॉडी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। उसी सेम रेंज में हमारा टेम्परेचर आ गया जहाँ 37 था, ठीक है। ऐसे या आप ऐसा समझें कि कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, गर्मी तेज़ हो जाती है तो इफ़ेक्टर के ज़रिए जो स्वीट ग्लैंड्स हमारी बॉडी से निकलते हैं, या हम ऐसे बोल लें कि जो स्वीट ग्लैंड्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी से, वो ही इसी वजह से रिलीज़ होते हैं। किसकी वजह से रिलीज़ होते हैं, इफ़ेक्टर की वजह से, ताकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, वो अपनी नॉर्मल रेंज में रहे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल भी हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।